हेलो। हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होंगे आपके इन एग्ज़ामों के लिए। इनमें जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और आपके जो एग्ज़ाम हैं और उनके लिए ये बेहतर साबित होंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लगभग इन एग्ज़ामों की डेट जो है आने वाली है और यहाँ से हम क्वेश्चन की जो सीरीज़ करेंगे लगभग वहाँ से क्वेश्चन इसी टाइप्स के आएंगे। तो जो ये सीरीज़ है लगभग इस पर 10,000 क्वेश्चन होंगे, तो आपको कंटिन्यूटी मतलब बनाए रखनी होगी। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। लगभग 50-50 क्वेश्चन की हम सीरीज करेंगे ताकि देखने में प्रॉब्लम ना हो। ऑप्शन है रिटर, रिडल स्टाम्प, हर्टसोन या फिर ब्लास। देखिए एग्जाम जो क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं वो सब एग्जाम पर आए हुए हैं। तो देखिए जो हर्टसोन है, हर्टसोन की पुस्तक है पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। देखिए इनकी दो पुस्तकें दो इंपॉर्टेंट हैं। आप एक का नाम याद रखिएगा, दूसरी ऑटोमेटिक याद रहेगी। पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी इनकी पहली बुक हो गई। दूसरी बुक है इनकी नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, नेचर ऑफ ज्योग्राफी। जो नेचर ऑफ ज्योग्राफी है और पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी है, ये दोनों भी पुस्तक इनकी हर्टसोन की हैं। तो यहाँ पर सी आंसर अब क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भूगोल में विषम सामग्री के कारण उत्पन्न द्वैतवाद कहा जाता है। यानी देखिए भूगोल में द्वैतवाद जो है बहुत उत्पन्न हुए हैं, है ना। बहुत सारे यहाँ पर जो देख पा रहे हो ये सभी लगभग द्वैतवाद ही हैं। क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक भूगोल बनाम मानव भूगोल, मात्रात्मक बनाम वर्णनात्मक भूगोल, ये सब लगभग द्वैतवाद ही हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है भूगोल में विषम सामग्री के कारण उत्पन्न द्वैतवाद को क्या कहा गया है। तो विषम सामग्री के कारण मतलब ये है कि हम, जैसे मान लीजिए आपका पूरा क्षेत्र है, हम इस क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं और पूरे क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं। तो जो पूरे क्षेत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ डाटा दूसरा निकल के आएगा, और हम किसी एक प्रदेश का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर डाटा कुछ और निकल के आएगा। तो जो सामग्री उत्पन्न हो रही है ये विषम हो रही है ना। तो इस कारण उत्पन्न जो द्वैतवाद हुआ वो था भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा, बी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसके आंसर दीजिए। तो यहाँ पर बात कर रहा है अरब भूगोलवेत्ताओं के बारे में। अगर भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल के विकास में योगदान कौन कौन सा दिया। देखिए जो अरब भूगोलवेत्ता है यानी आपका पश्चिमी एशिया की हम बात कर रहे हैं, पश्चिमी एशिया की, जहाँ पर आपके अरब के जोग्राफर्स वहाँ पर रहे। तो कहता है यूनान, फारसी तथा संस्कृत के ज्ञान के स्रोत को अनुवाद तथा ग्रहण करके जो उन्होंने योगदान दिया भूगोल में, तो कहता है यूनानी, फारसी, संस्कृत के स्रोतों को अध्ययन किया, उनका अनुवाद किया और फिर उनके अनुसार जो सिद्धांत दिए वो उन्होंने प्रतिपादित किए। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, महत्वपूर्ण लेखनों को सुरक्षित रख के जिनका पुनर्जागरण उपयोग हुआ। जो ये अरब के भूगोलवेत्ता थे, ये जो इन्होंने कृतियाँ लिखी या किताबें लिखी उनका बाद में पुनर्जागरण हुआ। जैसे आपका अलबरूनी है, अल इदरिस है ना, बहुत सारे जोग्राफर्स हुए हैं। इसके बाद इन्होंने गणित में योगदान दिया। हाँ, तो इन्होंने गणित में योगदान दिया है ना। उसके बाद यूरोप तथा एशिया में भौगोलिक ज्ञान का विस्तार तो देखिए यूरोप और एशिया में इन्होंने भौगोलिक ज्ञान का विस्तार नहीं किया है। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यूरोप और एशिया में इन्होंने ज्ञान का विस्तार नहीं किया, बल्कि यूरोप और एशिया से ये लोग क्या करते हैं, ज्ञान समेटते रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कौन सा ऑप्शन आता है आपका, 1 2 3 आपका बिल्कुल सही है, यानी 1 2 3, यानी बी आंसर क्या होगा आपका, बी आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भूगोल में क्षेत्र वर्णी विज्ञान किसने कहा। ऑप्शन है आपके पास ए बी हमबोल्ट, इसके बाद बी ऑप्शन है आपका हेटनर, तीसरा ऑप्शन है डेविस और चौथा ऑप्शन है आपका रेटजेल। देखिए क्षेत्रवर्णी विज्ञान का मतलब क्या है। क्षेत्रवर्णी विज्ञान का मतलब है कि एक क्षेत्र के बारे में अध्ययन करना। क्योंकि जोग्राफर कहते थे, कोई कोई कहता था पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल है, कोई कहता है एक क्षेत्र का अध्ययन करना भूगोल है। तो उसी प्रकार से क्षेत्रवर्णी किसने कहा कि एक क्षेत्र का अध्ययन करना भूगोल की विशेषता है। तो ये कथन किसने कहा था, ये कथन कहा था ए हेटनर ने। ठीक है, किसने कहा था, हेटनर ने कहा था। तो इसका सी बी आंसर बिल्कुल सही होगा। इन्होंने एक क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए कहा था कि एक क्षेत्र के अध्ययन से हम भूगोल का अध्ययन कर सकते हैं। और ये भूगोल की विशेषता भी है कि जब हम किसी सब्जेक्ट में आप देख लीजिए तो हम किसी भी एक क्षेत्र का अध्ययन नहीं करते हैं, जबकि भूगोल में हम एक क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। ठीक है,
हेटनर ने जो रिटर की एक पुस्तक की अर्ककुंडे, जो रिटर की पुस्तक थी कौन सी थी, रिटर रिटर की एक पुस्तक थी अर्ककुंडे, अर्धकुंडे, ठीक है। इनकी पुस्तक पर जो अर्धकुंडे था, यहाँ पर इन्होंने वालेंटर कुंडे शब्द का इस्तेमाल किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि रिटर की अर्धकुंडे के स्थान पर लेंटर कुंडे किसने शब्द प्रयोग किया, ठीक है। तो ये प्रयोग किया था हेटनर ने, ठीक है। बी आंसर बिल्कुल सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन कहता है नव निश्चयवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। रुको निश्चयवाद, जाओ निश्चयवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद, या फिर सभी सही हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। पहले हमें पता था निश्चयवाद चलता था, है ना, निश्चयवाद, पर्यावरण निश्चयवाद। इसके बाद फिर आता है संभववाद। जब ये दोनों नीतियां भारी होने लगती हैं, इसके बाद फिर कौन सा आता है, रुको और जाओ, जिसे हम कहते हैं नव निश्चयवाद, ठीक है। तो ये नव निश्चयवाद किससे संबंधित है, रुको और जाओ की नीति से, जिसे ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। दोनों नीतियों को मिलाकर इन्होंने फिर सिद्धांत दिया था नव निश्चयवाद, जिसे रुको और जाओ नव निश्चयवाद कहा गया, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोल में हुए परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण क्या था। देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, हमें पता है जो प्रथम विश्व युद्ध था वो कब चला, 1939 से 45 तक चलता है, ठीक है। और ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध था, ठीक है। और जो प्रथम था आपका, वो आपका 1916 से 1918 तक चलता है। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध था, जब ये समाप्त होता है, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद फिर ज्योग्राफर्स क्या करते हैं, अपने डाटा पर ध्यान देते हैं, यानी कहाँ पर, गणित के रूप में। तो वही पूछता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोल में परिवर्तन कौन सा महत्वपूर्ण हुआ। भूगोल में स्थानिक विज्ञान के रूप में उभरा, मानव पर्यावरण के संबंधों के अध्ययन पर जोर बढ़ाना प्रारंभ किया, मानव भूगोल का केंद्रीय स्थिति प्राप्त करना, या फिर क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल में द्वैतवाद की पनपना। देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, तब वहाँ पर भूगोल एक स्थानिक विज्ञान के रूप में उभरता है। डाटा जो होते हैं कि अधिक ग्रहण किए जाते हैं, हर एक स्थान को लेकर ग्रहण किए जाते हैं, और वहाँ पर गणित का प्रयोग अधिक होने लगता है। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोल में जो परिवर्तन हुए थे, ये कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, हेलो, तो हम लोग देख रहे थे कि भूगोल में आई मात्रात्मक क्रांति का सामान्य लक्ष्य क्या था। तो ऑप्शन है भूगोल को अधिक वैज्ञानिक और सैद्धांतिक बनाना, भौगोलिक अध्ययन को यथार्थ में विशुद्ध करना, भावमूलक प्रादेशिक उपागम से मुक्ति, या फिर निश्चयात्मक विचारों से मुक्ति। तो भूगोल में मात्रात्मक क्रांति जो आई थी 1950 के आसपास बाद आई थी, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर जब डाटा का एनालिसिस होने लगा था, यानी गणितीय चीज़ें जुड़ने लगी थी, है ना, तभी से वहाँ पर क्या मात्रात्मक क्रांति की विशेषता आ गई थी। और मात्रात्मक क्रांति आने के बाद भूगोल में जो डाटा थे, जो भी गणितीय चीज़ें थी, वो विशुद्ध होने लगी थी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, भूगोल को अधिक वैज्ञानिक और सैद्धांतिक बनाना, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिस यूनानी विद्वान का विचार था कि सारे इतिहास को भौगोलिक प्रक्षेप के में तथा सारी भूगोल को ऐतिहासिक परिक्षेप में रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर संबंध जो है इतिहास से है, यानी कि जिस यूनान का होना चाहिए पहली बार तो, है ना। अब देखिए यूनान का कौन है, यहाँ के सब जो देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर आपके यूनान के ही देखने को मिल रहे हैं। अब कह रहा है इतिहास को भौगोलिक प्रक्षेप में तथा सारी भूगोल को ऐतिहासिक प्रक्षेप में रखना चाहिए। मतलब इतिहास और भूगोल को ये जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये प्रयास किया था हेरोडोटस ने, हमें पता है ये क्या है कि इतिहास के पिता माने जाते हैं, क्या है कि इतिहास के पिता, है ना। तो ये उन्होंने कहा था, कौन, हेरोडोटस ने, कि इतिहास को भौगोलिक प्रक्षेप में तथा सारी भूगोल को ऐतिहासिक प्रक्षेप में रखना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा सिक्वेंशियल ऑक्युपेस की संकल्पना का प्रतिपादन या प्रस्तुत किसने किया था, गॉटमैन, गैडीज, हेटर स्ट्रॉन्ग, या फिर हिटलेसी। देखिए सिक्वेंशियल ऑक्युपेंस का मतलब है आपका कृषि प्रदेशों से, क्योंकि जो हिटलसी थे इन्होंने विश्व को लगभग 16 कृषि प्रदेशों में बांटा था 1936 में। कब बांटा था, 1936 में 16 कृषि प्रदेशों में बांटा था। उसी का संबंध यहाँ से है कि सिक्वेंशियल ऑक्युपेस का संबंध किससे है, तो हिटलसी से है, ठीक है। तो डी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा।
अगला क्वेश्चन कहता है टॉलमी के मानचित्र में प्रयुक्त धुले तथा प्रसुम स्थान स्थित थे। देखिए टॉलमी ने वर्ल्ड का मैप बनाया था, है ना, और इन्होंने किसका अनुसरण किया था? हिप्पारकस का। हिप्पारकस का अनुसरण किया था। तो हिप्पारकस को उन्होंने अनुसरण किया था, जिसके कारण क्या है, उनका मैप थोड़ा सा गलत हो गया था। क्या हो गया था उनका मैप कि ऊपर की तरफ तो सही था, लेकिन भूमध्य रेखा के बाद का जो स्थान था वो थोड़ा फैल गया था, क्योंकि इन्होंने हिप्पारकस का अनुसरण किया था। ठीक है, इसी कारण इनका जो मैप था वो गलत हो गया था। और इन्होंने धुले तथा प्रसुम स्थान पूछा गया है कि टॉलमी जो मानचित्र में धुले और प्रसुम स्थान थे ये क्या थे? तो विश्व के सुदूरतम उत्तर दक्षिण स्थान, विश्व के सुदूरतम पूर्व पश्चिम स्थान, विश्व के मध्य स्थान और भूमध्य रेखा पर स्थान। देखिए टॉलमी का जो मानचित्र था उसमें धुले और प्रसून ये उत्तर स्थान और दक्षिण स्थान थे। धुले उत्तर में था और दक्षिण में प्रसून स्थान था, यानी आपके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है थीसेन बहुभुज का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? देखिए थीसेन बहुभुज का प्रयोग सबसे पहले, ये आपका बिल्कुल वन लाइन क्वेश्चन है और ये कई एग्जाम पे आया हुआ है। तो थीसेन बहुभुज का प्रयोग जो किया था बोग ने किया था। किसने किया था? बोग ने। बी आंसर बिल्कुल इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है घटते मापक के आधार पर मानचित्र का सही क्रम है। यानी कहता है घटता हुआ मापक के आधार पर, यानी सबसे बड़ा हो, उससे छोटा हो, फिर उससे छोटा हो, फिर सबसे छोटा हो, ऐसे कहना कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे छोटा मैप क्या होता है। अब आप देखेंगे जो एटलस होता है, भूसंपत्ति होती है, दीवार होती है और आपकी स्थलाकृति होती है, ये हमारे मैप के आधार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखेंगे हम सबसे बड़ी हमारी होती है भूसंपत्ति। भूसंपत्ति यानी अगर हम अपने घर का नक्शा बनवाते हैं तो वो काफ़ी बड़ा बनता है ना। उसके बाद स्थलाकृति, जैसे आपका गांव का नक्शा बनवाते हैं तो वो और थोड़ा छोटा बन जाएगा। दीवार बनाते हैं वो छोटा बन जाता है। जो एटलस होती है वो उससे भी छोटी होती है, यानी सबसे बड़े भूभाग को एटलस में सबसे छोटा दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, मानचित्र का सही क्रम है, घटता हुआ क्रम है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सही मिलान करने हैं। सूची पहले दी गई है, सूची दूसरी यहाँ पर दी गई है। तो दिया गया है प्रत्यक्षवादी भूगोल, आचरणपरक भूगोल, मानववादी भूगोल, नवनियतिवाद, ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। जो इन्होंने के प्रतिपादक हैं दूसरी सूची में दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन किससे मैच करता है। देखिए इतना तो पता है कि जो नवनियतिवाद है ये ग्रिफिक टेलर की है, यानी डी का फोर्थ होना चाहिए। तो हमारी सी और डी क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं, है ना। ठीक है, गलत हो जाते हैं। इसके बाद अगर हमें और पता हो कि प्रत्यक्षवादी भूगोल और आचरणपरक भूगोल या मानववादी भूगोल, इनमें से कोई अगर हमें एक ऑप्शन पता हो तो हम लगा सकते हैं कि मानववादी भूगोल के यू फू तुआन ही थे। तो यहाँ पर हमें लगभग दो ऑप्शन पता होने पर हमारा बी आंसर बिल्कुल सही निकल आता है। इसका मतलब जो प्रत्यक्षवादी भूगोल थे उसके संस्थापक थे अगस्त काम्टे, और आचरणपरक भूगोल संस्थापक कौन थे? विलियम किर्क थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम पे आया हुआ है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसने लिखा कि भूगोल भूतल के परिवर्तन स्वरूप के यथार्थ क्रमबद्ध तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्यान से संबंधित है। कहता है निम्न में किसने लिखा कि भूगोल भूतल के परिवर्तन स्वरूप यथार्थ क्रमबद्ध तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है। तो ये परिभाषा जो दी गई है ये परिभाषा रिचर्ड हर्टसोन की है, जिन्होंने क्या लिखा था, जिन्होंने क्या लिखी थी, बुक लिखी थी, है ना, प्रोस्पेक्टिव नेचुरल ज्योग्राफी। तो ये इंपॉर्टेंट है, रिचर्ड हर्टसोन की लाइन है ये, और ये एग्जाम में पूछी गई है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गुन्नार मिर्डाल सा की जो पुस्तक है एशियन ड्रामा, ये किस पर आधारित है? तो जो एशियन ड्रामा है ये पुस्तक इनकी पूछी गई है, मैच कराने को भी कई बार दी गई है। तो ऑप्शन है एशिया के राष्ट्रों की गरीबी का, एशिया में राजनीति स्पर्धा का, एशिया में नाटक की स्थिति का, एशिया में आर्थिक सहयोग का। तो ये इस संबंधित है एशिया की राष्ट्रों की गरीबी से संबंधित है एशियन ड्रामा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और गुनार मंडल सॉ की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से लेबांश्रम की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है कार्ल हाउसहोफर, डब्ल्यू क्रिस्टॉलर, जॉन गॉटमैन और पीटर हैगेट। देखिए इसका आंसर है कार्ल हाउसहोफर। देखिए जो लेबाश्रम है इसके बारे में आपको रेटजल भी मिल जाएंगे। ठीक है,
यहाँ पर रेड ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, कार्ल हाउसहोफर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए कार्ल हाउसहोफर ने भू राजनीति संबंधी विचार भी इन्होंने प्रस्तुत किए थे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है सभी भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है। ये कथन किसका है? ये कथन देखिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि भूगोल इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको भूगोल से संबंधित कोई ना कोई तथ्य जरूर देखने को मिलता है। ये कहता है ये कथन किसका है? प्रेस्टन ई जेम्स का, रिचर्ड हर्टसोन का, ई हटिंगटन का, या फिर कार्ल रिटर का? तो ये कथन किसका है? ये कथन है आपका रिचर्ड हर्टसोन का। हर्टसोन की पुस्तक भी थी, अभी ऊपर कथन भी आया था, और ये इनका जो कथन है ये कथन इंपॉर्टेंट है। कथनों की जो सूची है, लिस्ट है, वो बना रखी है, आपको टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कथन किसका है? रिचर्ड हर्टसोन का है। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है एंटीपोड पत्रिका समाज में निम्नलिखित वो लोगों में से किसकी समस्याओं को उजागर करती है? देखिए एंटीपोड एक पत्रिका थी जो 1960 में लगभग क्रांतिकारी भूगोल का जब जन्म होता है, उन घटनाओं को दिखाने के लिए ये एंटीपोड पत्रिका जारी होती है। ठीक है, और ये जो विद्यालय था ये अमेरिका का था, क्लार्क यूनिवर्सिटी, क्लार्क विश्वविद्यालय था, वहाँ से ये पत्रिका जारी होती है। तो ये कहता है कि किन किन से संबंधित थी? ये संबंधित थी आपकी गरीब और वंचित लोगों से संबंधित थी। कौन सी? एंटीपोड पत्रिका थी। और ये क्रांतिकारी भूगोल में जन्म होने के पश्चात इस पत्रिका का योगदान बहुत बढ़ गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ऑल पॉसिबल वर्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल पॉसिबल वर्ड नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? आर ई डिकिंसन ने, पी ई जेम्स ने, एम बोमैन ने, या फिर डब्ल्यू जेलेंस्की ने? तो ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है आपकी पी ई जेम्स की पुस्तक है। देखिए जो बोमैन है, बोमैन इसलिए फेमस रहते हैं क्योंकि इन्होंने क्या किया था, ये पहले निश्चयवादी थे, पहले निश्चयवादी थे, बाद में फिर ये संभववाद में आ गए थे, संभववादी बने थे। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा चर्चा में रहते हैं और थोड़ा ये इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भूगोल एक क्षेत्र विवरणी विज्ञान है, ये कथन निम्नलिखित में किस विद्वान ने दिया था? ये क्वेश्चन जो हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, किसने दिया था? हाँ, तो ये कथन किसका है? ये कथन ए हेटनर का है ना। ये हमने कथन पहले भी देखा था कि क्षेत्र विवरणी विज्ञान किसने कहा अध्ययन करने के लिए, तो ए हेटनर ने कहा था। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रत्यक्षवाद के प्रसंग को प्रतिपादित किया था? प्रत्यक्षवाद के प्रसंग को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है अगस्ट काम्टे, डेविड हार्वे, आर के बेक, यू फू तुआन। तो अगस्ट काम्टे जो हैं आपके, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने, ये विद्वान थे जिन्होंने प्रत्यक्षवाद के प्रसंग को प्रतिपादित किया था। ठीक है, मतलब कि जैसे आपका विज्ञान होता है, साइंस जो होती है, साइंस मतलब एक अनुभवों से जोड़ने के लिए। प्रत्यक्षवाद क्या होता है? जो जिसका हम अनुभव करते हैं, है ना। तो तभी तो हम मानेंगे। अगर हम आपसे कहें कि लकड़ी जलती है, तो आप कैसे मानेंगे? आप उसे जलाकर देखेंगे, मतलब प्रत्यक्षीकरण करेंगे, तभी आप मानेंगे कि हाँ लकड़ी जलती है। तो ये किसने कहा था? अगस्त काम्टे ने कहा था कि प्रत्यक्षवाद के प्रसंग को प्रतिपादित किया था, यानी ज्योग्राफी में जो है प्रत्यक्षवाद से जोड़कर उसकी अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है भूगोल पृथ्वी तल के भिन्नतापूर्व स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? देखिए ये कथन भी किसके द्वारा दिया गया है? ये कथन भी रिचर्ड हर्टसन द्वारा दिया गया था। इसकी हमने पुस्तकें भी देखी थी, द नेचुरल ज्योग्राफी, द पर्सपेक्टिव ऑन द नेचुरल ज्योग्राफी, है ना। तो ये दोनों पुस्तकें रिचर्ड हर्टसन की हैं, उन्हीं में ये कथन का वर्णन किया गया है। रिचर्ड हर्टसन के लगभग 3-4 कथन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके जो कथन हैं उनको हम एक बार देख लेंगे, तो वहाँ से आपके कथनों की सूची है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो वहाँ से जितने भी कथन इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके जितने भी साइंटिस्ट हैं, ज्योग्राफर हैं, उनमें ये पूरा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कहता है भूगोल को स्थानिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया? यानी स्थानिक संबंध और अंतर संबंध, जो भी अंतर स्थान है या जो भी स्थानिक संबंध है, वो उनमें कैसे लागू होता है? तो ये कथन किसने दिया था? ये आपका कथन दिया था विलियम बुंगी ने, यानी डब्ल्यू बुंगी ने ये कथन दिया था कि भूगोल को स्थानिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का विज्ञान के रूप में
परिभाषित किया था? किसने? विलियम बुंगी ने किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित 4 भूगोल के चिंता फलक रहे हैं। कौन कौन से? नव निश्चयवाद, भूवैज्ञानिक संगठन, मानवतापरक भूगोल और क्षेत्रीय विभेदीकरण। उन्हें सही कालक्रम यानी पुराने से नए की तरफ लगाना है। सबसे पहले क्या था, उसके बाद फिर क्या आया, उसके बाद फिर क्या आया। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको ये चारों ऑप्शन रखने हैं। देखिए, सबसे पहले आपका आया था नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद के बाद अगर और ऑप्शन दिए होते तो क्या दिया होता? आपका दिया होता निश्चयवाद दिया होता, है ना, फिर संभववाद दिया होता, उसके बाद नव निश्चयवाद दिया होता। ये 3 लग जाते हैं हमारे क्रम में, लेकिन वो नहीं दिए गए हैं। नव निश्चयवाद दिया गया है। उसके बाद फिर आपका था क्षेत्रीय विभेदीकरण। निश्चयवाद होने के बाद फिर हम क्षेत्रीय विभेदीकरण के अंतर्गत भूगोल का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी को क्षेत्र क्षेत्र में बांट कर अध्ययन करते हैं। ये हमारी पृथ्वी में कई सारे क्षेत्रों का डिवाइडेशन करते हैं और फिर वहाँ पर हम क्या करते हैं, पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। तो नौ निश्चयवाद के बाद फिर क्या आता है आपका, क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना आती है। यानी एक ए के बाद डी, यानी पहला, उसके बाद फिर चौथा। ये चौथा ऑप्शन मान लेते हैं। तो पहले के बाद चौथा ऑप्शन सिर्फ एक ही में दिया गया है, इसका मतलब है कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। तो पहला चौथा फिर आता आता है भूवैज्ञानिक संगठन। ठीक है, यानी भूवैज्ञानिक संगठन का तात्पर्य किससे है? मानविक जो कार्यकलाप होते हैं यानी ह्यूमन जो क्रिया करता है, उनमें परस्पर जो अंतर संबंध होता है उनको हम कहते हैं भूवैज्ञानिक संगठन से। ठीक है, इसके बाद मानवता परक भूगोल। मानवता परक भूगोल में क्या करते हैं, इसका जो शब्द था किसने दिया था? यूती फुतान ने दिया था, हमने अभी आगे पढ़ा भी था। यानी मानव को केंद्र मानकर हम उसका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट बैठता है और यही इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्रकृति प्रकृति प्राकृतिक दर्शन और नैतिक दर्शन युक्त एक जीवंत इकाई है? हाँ, तो ऑप्शन आपके पास अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, होल्गर सुगोवस्की और अमोस हावेल। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिए गए हैं हमारे सामने कि पूछा गया है भूगोल पृथ्वी तल के विभिन्नता पूर्व स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध, नहीं, निम्नलिखित में किसने कहा था कि पृथ्वी प्रकाश प्रकृति प्राकृतिक दर्शन और नैतिक दर्शन युक्त जीवंत इकाई है ना। तो जीवंत इकाई के बारे में पूछा गया है कि किसकी जीवंत इकाई है। ठीक है, तो ये कथन अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ने कहा था। और अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट एक बहुत बड़े जोग्राफर रहे हैं। इन्होंने जर्मनी से बहुत उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, कई सारे देशों की, कई सारे महाद्वीपों की यात्राएं की। उन्होंने बहुत अच्छा विवरण दिया है। हम्बोल्ट और रिटर जो हैं समकालीन माने जाते हैं, लेकिन जो हम्बोल्ट हैं इन्होंने यात्राओं के माध्यम से अपने सब चीज़ें प्रस्तुत की हैं। बहुत सारी चीज़ों की उन्होंने नए तरीके से खोज की, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। जैसे आपका समताप रेखा है, ऊंचाई जाने पर तापमान या दाब कर क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में वान हम्बोल्ट ने बताया है, जानकारी दी है। और ये उन्होंने ही कहा था कि प्रकृति प्राकृतिक दर्शन और नैतिक दर्शन युक्त एक जीवंत इकाई है। ठीक है, मतलब उन्होंने प्रकृति का सपोर्ट किया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, कॉस्मोग्राफी शब्द का प्रतिपादन और उसे यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी में विभाजित किसने किया था? देखिए, कॉस्मोग्राफी में पता है, कॉस्मोग्राफी में हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, है ना। अब ब्रह्मांड का अध्ययन करने के बाद जब उन लोग को विभाजित किया गया यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी में, तो ये विभाजन किसने किया था? ये कथन ये किसने किया था? तो ये कथन जो है हम्बोल्ट का है। यानी हम्बोल्ट ने कॉस्मोग्राफी को यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी में विभाजित किया था। हमने बताया था अभी आपको कि हम्बोल्ट जो है बहुत बड़े ज्योग्राफर रहे हैं, है ना, जिन्होंने समताप रेखाओं के बारे में है आपका, है ना, और हम क्रमबद्ध अध्ययन के बारे में बताया था, क्या इफेक्ट पड़ता है ताप दाप का ऊपर जाने पर, उन सब के बारे में बताया था। किसने बताया? हम्बोल्ट ने ही बताया था। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सामान्य बनाम विशेष भूगोल की विभाजन की नींव रखी थी? देखिए, जितने भी भूगोल में द्वैतवाद उत्पन्न हुए हैं, किसी न किसी जोग्राफर के कारण उत्पन्न हुए हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है, सामान्य बनाम विशेष भूगोल। सामान्य मतलब हमारा सिंपल चीज़ हो गई, विशेष मतलब एक विशेष क्षेत्र को लेकर हम अध्ययन जब करते हैं तो उसे हम विशेष भूगोल बोलते हैं। तो इसकी जो नींव रखी थी वारेनियस ने रखी थी। किसने? वारेनियस ने रखी थी। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, वारेनियस इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर लेखक दिए गए हैं, यहाँ पर उनकी पुस्तकें दी गई हैं। ये सभी आपके पश्चिमी भूगोलवेत्ता हैं, यानी आपके अरब के भूगोलवेत्ता हैं। तो कहता है निम्नलिखित में से किसका एक सही मिलान नहीं है? बाकी सब बिल्कुल सही हैं। तो कहता है अल मसूदी रूटर एंड रियलिज्म, अल बाल्की किताबुल अस्काल, अल बारूनी किताबुल हिंद, ये तो बिल्कुल सही है। इब्न खल्दून मुकादिमा, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इन दोनों में डाउट होता है, यानी ए और बी में। देखिए अल मसूदी ने रूटर एंड रियलिज्म ऐसी कोई भी पुस्तक इन्होंने नहीं लिखी है, यानी ए ऑप्शन गलत होता है, यानी ए आंसर बिल्कुल इसका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये आंसर बिल्कुल बिल्कुल इसका बिल्कुल सही होगा। अगर हम बात करें अल मसूदी की पुस्तकों की, तो अल मसूदी ने लिखी हैं समय विवरणिका लिखी हैं, है ना, सोने की चारागाहें लिखी हैं, एवं जवाहरातों की खानें लिखी हैं। तो ये नहीं कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। ठीक है, अगर हम बात करें रूटर और रियलिज्म की, तो ये हाकल की पुस्तक है। किसकी? हाकल की। अगला क्वेश्चन कहता है हाइड्रोलिक स्कोप थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है कि हाइड्रोलिक स्कोप थ्योरी किसने दी थी। तो ये जो दी थी थ्योरी, ई हर्टोन ने दी थी। ठीक है, हाइड्रोलिक स्कोप थ्योरी किसने दी थी? ई हर्टोन ने दी थी। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल में व्यवहार परक दृष्टिकोण पर जोर दिया था? यानी व्यवहार आपका बिहेवियर बिहेवियर को ऐड किया था उन्होंने, और फिर जोर दिया था। तो ऑप्शन आपके सामने है, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपके सामने जॉनसन, किर्क, बर्टन या फिर ग्रोगरी। तो जो देखिए हम बात करें व्यवहार परक जो दृष्टिकोण था, ये पहली बार किर्क महोदय ने दिया था, यानी बी आंसर बिल्कुल इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है जर्मन भूगोलवेत्ता, देखिए जर्मन भूगोलवेत्ता विचारधारा के विकास क्रम में योगदान करने वाले भूगोलवेत्ताओं की सूची, मतलब सही अनुक्रम लगाइए। क्या होता है कि जो आपको देखिए जर्मन भूगोलवेत्ता हैं, है ना, आपके फ्रांस हैं, है ना, यूनानी हैं, और आपका अरबी हैं। तो ये जो भूगोलवेत्ता हुए हैं यहाँ पर अलग अलग देशों के अलग अलग हुए हैं। तो उन्हीं क्रम के अनुसार जर्मनी की पूछता है, जर्मनी और फ्रांस के कई बार पूछा गया है, अरब के भी पूछा गया, यूनानी के भी पूछा गया है। ठीक, अमेरिका के कम थे, ब्रिटेन के कम थे, तो वहाँ के कम बार पूछे गए। तो ये जो इंपॉर्टेंट है आपके इन चार देशों के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी आपके जर्मन के भूगोलवेत्ता ही हैं। बस यहाँ पर आपको क्रम लगाना है कि निम्न में से किन का क्रम बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपके आते हैं पैस्चल आते हैं। ठीक है, दोनों में पैस्चल दिया गया है, तो इन दोनों में कोई एक आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, पैस्चल के बाद फिर आते हैं आपके रेटजल, रेटजल महोदय आते हैं। तो अब यहाँ पर रेटजल तो दिया नहीं गया है, तो इसका मतलब आपका ये तो गलत हो ही गए, दो ठो ऊपर के, और ये वाले गलत हो गए। इसका मतलब आपका एक ही आंसर बचता है। पैस्चल के बाद रेटजल आते हैं, रेटजल के बाद आपका हेटनर आते हैं, और हेटनर के आपके बाद ट्रॉल आते हैं। ठीक है, पैस्चल जो जर्मन भूगोलवेत्ता थे, रेटजल जो हैं, रेटजल हमें पता है कि ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी यानी भूगोल, राजनीतिक भूगोल के जन्मदाता माने जाते हैं रेटजल को। और जो रेटजल है इनकी पुस्तक कौन सी थी? सबसे इंपॉर्टेंट थी एंथ्रोपोजोग्राफी, है ना, एंथ्रोपोजोग्राफी और पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट दो बुक हैं। और हम बात करें ट्रॉल की, तो ट्रॉल भी आपके जर्मन भूगोलवेत्ता ही रहे हैं, और हेटनर भी रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन कहता है भूगोल के भाव और उद्देश्य में आमूल चूक रूपांतर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य जिम्मेदार था? मतलब इसका कहने का मतलब है भूगोल में जो भाव, उद्देश्य और आमूल चूक रूपांतर यानी परिवर्तन हुए हैं, इनके लिए कौन कौन परिप्रेक्ष्य जिम्मेदार माना जाता है? देखिए भूगोल में जो बहुत परिवर्तन हुए हैं, भाव उद्देश्य जो परिवर्तन हुए हैं, ये आपके परिवर्तन हुए हैं 1950 के बाद, जब आपकी परिणात्मक भूगोल आती है। ठीक है, जिसे हम मात्रात्मक क्रांति के नाम से जानते हैं। वहाँ से भूगोल में डाटा में बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। इसका आंसर क्या सही होगा? डी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने इस विचार का समर्थन किया था कि राज्य थल से संलग्न एक जीव है? ऑप्शन दिया गया है, रेटजेल दिया गया है, इसके बाद रेटर दिया गया है, कांट दिया गया है, और हमबोल्ट दिया गया है। देखिए रेटजेल ने, हमने बताया था आपको कि रेटजेल ने सर्वप्रथम लेबांश्रम की अवधारणा भी दी थी, है ना, और रेटजेल ने राज्य को एक जीव माना था।
जिस तरह से जीव का विस्तार होता है उसी प्रकार से राज्य का भी विस्तार होता रहता है। रेडजल तो जो थे ये आपके नियतिवादी थे। कैसे थे? नियतिवादी थे। ठीक है, नियतिवादी थे। और उन्होंने राज्य को क्या माना है? जीव की तरीके माना है। तो इसी तरह कहता है राज्य थल में संलग्न एक जीव है। तो इसका आंसर क्या होगा? रेडजल इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है प्रथम सूची को द्वितीय सूची से मिलाना है। प्रथम सूची में दिया गया है अध्ययन क्षेत्र दिया गया है, द्वितीय सूची में दिया गया है विद्वान किन्होंने कहाँ पर अध्ययन किया। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, मिलाने की कोशिश करिए अब तक। तो देखिए पहला कहता है लघु विज्ञान, लघु जलवायु विज्ञान, दूसरा है भू आकृति विज्ञान, तीसरा है मौसम विज्ञान और चौथा है जल विज्ञान। देखिए लघु जो जलवायु विज्ञान थे उनका जो अध्ययन किया था वार्सेस्टर ने किया था। तो ए का चौथा यानी ए का चौथा, ए का चौथा ये सी ऑप्शन। देखिए एक ही मिलने से सभी मिल जाते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना। भू आकृति विज्ञान किसका है? ये आपका वार्ड का है। इसके बाद फिर आपका मौसम विज्ञान पीटरसन का, और जल विज्ञान संबंधित कौन है? ग्रिफिथ टेलर संबंधित हैं। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक ही मिलने से सभी लगभग मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भूगोल को प्राकृतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान दोनों में एक ही स्थान देने के लिए निम्नलिखित किस विद्वान ने 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? तो देखिए ये प्रतिपादन किया था किसने? रेडजल ने, फ्रेडरिक रेडजल ने मानव विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान दोनों को एक ही स्थान देने के लिए इन्होंने 6 सिद्धांत का लगभग प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन कहता है किसने भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग सामान्य भूगोल के लिए ही किया है? देखिए भौतिक भूगोल में कहा जाता था कि भौतिक भूगोल में हम सामान्य भूगोल का प्रयोग करते हैं, जबकि मानव भूगोल में मानव को केंद्र मानकर हम उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये जो कथन था हम्बोल्ट ने दिया था। हम्बोल्ट एक बहुत बड़े जोग्राफर रहे हैं, जर्मनी के थे, बताया भी आपको हमने कितनी रचनाएं थी उनकी, है ना, क्या क्या उन्होंने अध्ययन सामग्री दी। तो हम्बोल्ट एक जाने माने वैज्ञानिक थे जो रिटर के ही समकालीन थे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं में किसने लोकवित्त भूगोल को इस रूप में परिभाषित किया है? कौन व्यक्ति क्या कहाँ और किस कीमत पर प्राप्त करता है? तो ये जो क्वेश्चन है आपका ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आर्थिक यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये कहाँ पर आपका यूजीसी नेट में आ भी चुका है। तो कहता है कौन व्यक्ति कहाँ और किस कीमत पर प्राप्त करता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन RJ बेनेट महोदय का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है भूगोल पृथ्वी तल के विभिन्न स्वरूप या यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या करता है। भूगोल पृथ्वी तल के विभिन्न स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध और तर्कसंगत वर्णन में व्याख्या करता है। ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन किसने कहा था? ऑप्शन दिए गए हर्टसोन, एकरमैन, इयान बर्टन या फिर पीटर हैगेट। तो ये कथन किसका? हर्टसोन का। देखिए हर्टसोन के कई सारे कथन हमने चर्चा की थी ना, कि लगभग उनके 4-5 जो कथन है वो इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक भी आपकी 2 ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है समीपतम टीटेरी तारे पृथ्वी से कितनी दूरी पर हैं? देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ही रेयर आते हैं, है ना। तो ये आपका झारखंड TGT में आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन लर्न करना या याद रखना बहुत थोड़ा टफ होता है ना। आप कितना ही पढ़ लीजिए ऐसे क्वेश्चन कभी फंसते भी नहीं कभी कभी, क्योंकि 100 में से 100 क्वेश्चन कोई कर नहीं सकता है ना। तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं कभी कभी ये तुक्का पर सही हो जाते हैं, लेकिन आपको अब क्वेश्चन आया हुआ है तो हम इसके चर्चा कर लिए लेते हैं। कहता समीपतम टीटेरी तारे पृथ्वी से कितनी दूर पर स्थित हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, यानी 400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर टीटेरे तारे पाए जाते हैं पृथ्वी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है भारत में एशिया का पहला जल विद्युत केंद्र स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया? देखिए भारत में पहला जल विद्युत स्टेशन जो था अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था। कहाँ पर? पटना, दार्जिलिंग, कोडाईकनाल या फिर कोटा। तो ये पहला जो स्थापित किया गया था, ये स्थापित किया गया था दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। देखिए दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था, लेकिन वहाँ पर सफल नहीं हुआ था, असफल हो गया था। इसके बाद फिर आपका स्थापित किया गया कावेरी नदी पर। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम शिव समुद्रम जलप्रपात बोलते हैं, उसी पर बना हुआ है आपका पहला भारत का एक सफल जल विद्युत संयंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है भारत आदर्श ग्रामीण बस्तियों का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये कथन किसने कहा था?
ये देखिए, ये जो जनसंख्या भूगोल में संबंधित आप ये कथन पढ़ेंगे, ये फिंच और टिवार्था ने कहा था। किसने कहा था? फिंच और टिवार्था ने। अगला क्वेश्चन कहता है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? टॉलमी, अरस्तु, कॉन्ट या फिर इराटोस्थेनीज को? देखिए, भूगोल के जनक में आपको अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा, इराटोस्थेनीज को पढ़ रखा होगा आपने, है ना? क्योंकि देखिए, इराटोस्थेनीज और हिकेटियस, हिकेटियस, वैसे तो हिकेटियस को मानते हैं। जब अगर हिकेटियस नहीं दिया गया है तो हम इराटोस्थनीज को मानते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? इराटोस्थनीज ही इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगर हिकेटियस होता तो हम हिकेटियस को फिर मानते। ठीक है, इराटोस्थनीज को नहीं, क्योंकि जो वास्तविक पिता है वो वास्तविक पिता हिकेटियस ही हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भूगोल शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया था? इराटोस्थनीज ने, स्ट्रैबो ने, हिप्पारकस ने और पेजोडोनियस ने। देखिए, इराटोस्थनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? इराटोस्थनीज सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन कहता है, कौन सा अरब भूगोलवेत्ता विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में विभाजन के लिए जाना जाता है? देखिए, विश्व को बहुत सारे लोगों ने 14 हैं, 16 हैं, 13 हैं, है ना, 50 हैं, बहुत सारे लोगों ने कई बारों बांटा है, किसी ने 12 भागों में बांटा है। तो बहुत सारे भूगोलवेत्ता हुए हैं जिन्होंने कई सारे प्रदेशों में बांटा हुआ है, लेकिन कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं, मतलब उनको हमें देखना पड़ता है। तो यहाँ पर पूछता है, कौन सा भूगोल का अरब वेत्ता था जिसने पृथ्वी के विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में विभाजन करने के लिए कोशिश की? तो अल-मकसीदी हैं, अल-बरूनी हैं, अल-मसूदी हैं, अल-इदरिस हैं। तो कौन है? अल-मकसीदी हैं, जिन्होंने पहली बार पृथ्वी को 14 जलवायु प्रदेशों में बांटने की कोशिश की थी। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पृथ्वी के अध्ययन के लिए उद्देश्यवादी उपागम का को अपनाया था? ऑप्शन है अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, कार्ल रिटर और इमैनुअल कांट या फिर बर्नार्ड वारेनियस ने। तो देखिए, पृथ्वी के अध्ययन को उद्देश्य परक बनाने के लिए इन्होंने किसने काम किया था? रिटर ने काम किया था। क्योंकि रिटर भी आपके जर्मनी के थे, है ना, रिटर भी आपके जर्मनी के थे, ये आपके हम्बोल्ट के समकालीन थे। ठीक है, इन्होंने इनको आराम कुर्सी का भूगोलवेत्ता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने यूनिवर्सिटी पर रह कर ही सारी रिसर्च की और हम्बोल्ट के आर्टिकल्स को पढ़ पढ़ कर इन्होंने बाकी सब चीज़ों को आगे बढ़ाया। अगला क्वेश्चन कहता है, रेडजल का कार्य आधारित था इस संकल्पना पर? जो रेडजल महोदय थे उनका कार्य किस संकल्पना पर आधारित था? ऑप्शन है भूगोल भूगोल के भौतिक एवं सांस्कृतिक पक्षों के मध्य एक द्विभाजन पर, भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है, भूगोल पर्यावरण के मानव क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है, भूगोल आवश्यक रूप से वर्णनात्मक है। देखिए, भूगोल पर्यावरण के मानव क्रियाओं पर नियंत्रित कर किया है। भूगोल पर्यावरण ने मानव क्रियाओं को नियंत्रित किया है, ये किसने कहा था? रेडजल ने कहा था। रेडजल क्या थे? ये पर्यावरणविद थे, मतलब कि ये निश्चयवाद का समर्थन करते थे। ठीक है, निश्चयवाद का। अगला क्वेश्चन कहता है, भूगोल में प्रतिमानों का उपयोग हुआ। प्रतिमानों मतलब वही आपका मात्रात्मक क्रांति संबंधित है, गणितीय क्रांति संबंधित है। तो कहता है, भूगोल में प्रतिमानों का उपयोग कब से प्रारंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात। तो हमने अभी पिछली वीडियो में कई बार बताया है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात या 1920 के पश्चात या 1930 के पश्चात या फिर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। तो बताइए क्या बताया हमने? हमने बताया था आपको कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है उसके बाद गणितीय प्रतिमानों का जोर पड़ता है और फिर सब जगह गणित का यूज़ होने लगता है। तो यानी इसका क्या डी आंसर बिल्कुल सही होगा। यानी 1950 के बाद मात्रात्मक क्रांति जब बढ़ती है तो वहाँ पर क्या होता है, गणितों में बहुत प्रतिमानों का यूज़ होने लगता है। अगला क्वेश्चन कहता है, 1950 ईस्वी के दशक में नूतन भूगोल की अभीक्षण एक विशेषता थी। यानी जब 1950 का दशक आता है तो वहाँ पर जो नया भूगोल प्रारंभ होता है उसके उसमें क्या चेंजेस आते हैं, मतलब उसमें क्या बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। अभी हमने आपको बताया तो उसी से रिलेटेड है, यानी जो हमें डाटा है ना, डाटा में गणितीय चीज़ों का और स्थानिक चीज़ों का यानी मात्रात्मक चीज़ों का अभिलेख देखने को मिलने लगता है। यानी स्थानीयकरण के सिद्धांत एवं मात्रात्मक विषयों तथा मॉडलों पर प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, आधुनिक युग से पूर्व के किस विद्वान ने प्रादेशिक तथा क्रमबद्ध भूगोल के संबंधों को स्पष्ट किया है? ये कहता है, आधुनिक जो युग है आपका उससे पूर्व किस विद्वान ने
प्रादेशिक तथा क्रमबद्ध भूगोल के संबंध में अंतर स्पष्ट किया था। देखिए, प्रादेशिक और आपका भूगोल यानी आपका प्रादेशिक भूगोल और आपका एक क्रमबद्ध भूगोल को अंतर स्पष्ट करने के लिए वारेनियस ने काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, किसने भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग समान भूगोल के लिए ही किया था? इसकी चर्चा में भी कर चुके हैं, है ना। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। तो कौन था? हमबोल्ट ही थे इसके महोदय। कौन थे? हमबोल्ट थे, जिन्होंने भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग समान भूगोल के लिए किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? हमबोल्ट ही इसका सही होगा। ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। यहाँ पर लगभग हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसी प्रकार से हम सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि हमें जो कवर करना है लगभग हमें कितने 10,000 MCQ जो हैं वो हमें कवर करने हैं, ताकि जो एग्ज़ाम है आपके, जो लगे हुए एग्ज़ाम हैं, उन सबको आसानी से कवर किया सके, जो आपके इन सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।